नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रामबाबू बूरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान मंथली करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। और इसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुल मिलाकर 22 टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके वनडे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कवर किए गए हैं। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से कौन-कौन सी खबरों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हर घर से एक रोटी अभियान के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारा ई बाजार कोविड-19। तीसरा टॉपिक है आकाशवाणी। चौथा टॉपिक हमने चूज किया है कोरोना वॉरियर्स। पांचवा टॉपिक है ई पास सुविधा। और छठा टॉपिक है प्रोजेक्ट इस्माइल। सातवां टॉपिक है 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण जारी किया गया है। आठवां टॉपिक है डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बारे में। नवां टॉपिक है व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में। 10वां टॉपिक है मुफ्त बीज के बारे में। 11वां टॉपिक है राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बारे में। 12वां टॉपिक है हमारा है कोरोना रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लान के बारे में। 13वां टॉपिक है कोरोना का रैपिड टेस्ट करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। 14वां टॉपिक है शेयरिंग केयरिंग हेल्पलाइन शुरू की गई है उसके बारे में। राज कोविड इन्फो ऐप के बारे में 15वां टॉपिक है। 16वां टॉपिक हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी नरेगा योजना मनरेगा के बारे में। 17वां टॉपिक है विश्व पृथ्वी दिवस पर ऑनलाइन कार्यशाला शुरू की गई है उसके बारे में। 18वां टॉपिक है कोबास 8800 अर्थात 8,800 मशीन के बारे में। 19वां टॉपिक है ब्यावर आसीन मॉडल नेशनल हाईवे के बारे में। 20वां टॉपिक है कोरोना वॉरियर्स प्रोत्साहन स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है उसके बारे में। 21वां टॉपिक है गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के बारे में। 22वां टॉपिक है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हर घर से एक रोटी अभियान के बारे में। जयपुर नगर निगम द्वारा हर घर से एक रोटी अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम के ऊपर हर घर से एक एक रोटी एकत्रित करेंगे ताकि निराश्रित पशुओं को रोटी पहुंचाई जा सके। गौरतलब है कि आमजन द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि वे निराश्रित पशुओं को रोटी पहुंचाना चाहते हैं, किंतु लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना संभव नहीं हो रहा था। तो नगर निगम के 600 ऊपर प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 5 से 6 लाख घरों को कवर करते हैं। इसलिए अब इनको ये काम दिया गया है। अब ये ऊपर रोटी भी एकत्रित कर रहे हैं। नगर निगम प्राधिकारी एवं आयुक्त विजय पाल सिंह ने बताया कि प्रत्येक ऊपर पर 2 कट्टे लगाए गए हैं। इन कट्टों में घर घर से मिलने वाली रोटियों को एकत्रित किया जाता है। वहां से इनको शहर में 13 स्थानों पर बने ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचाया जाता है। सभी स्टेशनों पर बड़े तिरपाल रखवाए गए हैं। इन तिरपालों पर घरों से प्राप्त रोटियों को एकत्रित किया जाता है। दोपहर 12 बजे तक कचरा संग्रहण का कार्य पूरा होने के बाद 13 हुपरों के माध्यम से एकत्रित रोटियों को निर्धारित रूट चार्ज के अनुसार विभिन्न स्थानों पर भिजवाया जाता है। जहां भी निराश्रित पशु मिलते हैं वहां ये रोटियां डलवाई जाती है। इसके बाद यदि रोटियां बचती है तो उन्हें गौशाला भिजवा दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ई बाजार कोविड-19 के बारे में। लॉकडाउन के दौरान अब जयपुरवासी अपने आसपास की राशन की दुकान से राशन सामग्री की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल ऐप ई बाजार कोविड-19 लॉन्च किया गया है, जिसकी सहायता से आप राशन सामग्री को होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आप covid.ebazar.rajasthan.gov.in/apk/covid पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक है इसके ऊपर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल के प्ले स्टोर से ई बाजार कोविड-19 सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसे राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। विभाग द्वारा पूर्व संचालित ई बाजार वेबसाइट को
वर्तमान में ई-बाज़ार कोविड-19 के रूप में बदल दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, जिसके मुख्य पृष्ठ के बाएँ कोने में ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। इस ऐप के उपयोग के लिए दुकानदार और उपभोक्ता दोनों को स्वयं की एसएसओ आईडी बनाकर इस ऐप पर प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्टर करना होता है। ये ई-बाज़ार कोविड-19 का ऐप का इंटरफ़ेस कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। कोई भी किराना स्टोर संचालक और कोई भी आम व्यक्ति बहुत आसानी से अपने स्टोर का रजिस्ट्रेशन इस ऐप में कर सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किराना स्टोर एवं रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति की लोकेशन स्वतः ही दर्ज हो जाएगी। इस फीचर की मदद से स्टोर संचालक अपने आसपास के ग्राहकों एवं आमजन अपने घर के आसपास स्थित किराना स्टोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम चरण में इस ऐप में रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने घर के आसपास स्थित किराना स्टोर्स की जानकारी प्राप्त कर अपनी पसंद के अनुसार इच्छित स्टोर को अपनी आवश्यक सामग्री का ऑर्डर मोबाइल फ़ोन के द्वारा प्रदान कर सकता है। होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने वाले किराना स्टोर द्वारा ग्राहक के घर पर ऑर्डर की गई सामग्री की डिलीवरी प्रदान की जाती है। इसके दूसरे चरण के फीचर के अनुसार इस ऐप पर स्टोर मालिक या दुकानदार उनके यहाँ उपलब्ध सामग्री की सूची भी मय दर के यानी अर्थात रेट के हिसाब से उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे ग्राहक इस ऐप के द्वारा ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर होने के बाद स्टोर संचालक द्वारा ग्राहक को होम डिलीवरी प्रदान की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने समाचारों का प्रसारण समय बढ़ाकर लगभग दुगुना कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राजस्थानी भाषा में एक नए विशेष बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया गया है। समाचारों के माध्यम से एकांश द्वारा देश प्रदेश की विभिन्न हस्तियों, कलाकारों, खिलाड़ियों आदि की अपील का प्रयोग कर लोगों को घरों में रहने का संदेश दिया जा रहा है। अनेक चिकित्सकों और मनोचिकित्सकों के संदेशों का भी प्रयोग कोविड-19 बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। श्रोताओं को प्रत्येक जिले से संवाददाताओं के माध्यम से वहां चल रही लॉकडाउन संबंधित गतिविधियों और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के बारे में निरंतर ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। एकांश की ओर से सभी बुलेटिन्स और ताज़ा समाचारों को फोटो के साथ ट्विटर हैंडल @एयर न्यूज अंडरस्कोर जयपुर और फेसबुक पर पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर पर तत्परता से अपलोड किया जा रहा है। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रसारित समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे 10 मिनट के लिए, दोपहर 12:30 बजे 5 मिनट के लिए और शाम 6:30 बजे 15 मिनट के लिए एवं राजस्थानी बुलेटिन अपराह्न 3 बजे 10 मिनट के लिए, शाम पौने 7 बजे 15 मिनट के लिए शुरू किया गया है। मीडियम वेव 497.51 मीटर, शॉर्ट वेव 41 मीटर और एफएम 101.2 तथा एफएम 100.3 पर सुने जा सकते हैं। ये सभी बुलेटिन आकाशवाणी जयपुर के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान एयर न्यूज़, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स वो है जो कोरोना से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल इत्यादि के बारे में आदि है। संविदा कर्मचारी जैसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि एवं मानदेय कर्मचारी जिसके अंतर्गत आते हैं होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि के कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। जबकि भारत सरकार द्वारा कोरोना महाप्रकोप में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं ई पास सुविधा के बारे में। ई पास सुविधा शुरू की गई है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के संचालन एवं वस्तुओं की आपूर्ति में लगे कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए ई पास की सुविधा आरंभ की गई है। संबंधित कोई भी कंपनी या फर्म ई पास डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन के यूआरएल पर जाकर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संक्रमण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण सोशल
डिस्टेंसिंग के दृष्टिकोण के मद्देनज़र तथा आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई-पास की सुविधा शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन को मंजूर होने पर आवेदक को उसकी ईमेल पर ई-पास 2 भागों में प्राप्त होगा। पहले भाग में वाहन के लिए ई-पास है, जिसमें आवेदक की फ़ोटो एवं क्यूआर कोड होगा, जिसे वाहन पर लगाया जाता है। दूसरे भाग में कार्मिकों का व्यक्तिगत विवरण में वाहन संख्या होता है। उपरोक्त ई-पास को फील्ड में तैनात कोई भी पुलिसकर्मी द्वारा अपने मोबाइल ऐप द्वारा डिजिटल रूप से जांचा जा सकता है। यह सुविधा राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध करवाई गई है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट स्माइल। स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट के बारे में। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश में विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर के विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ने पढ़ाने की तैयार सामग्री भेजी जाने की पहल की गई है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर विद्यार्थियों शिक्षकों को घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई करवाने की अनूठी पहल की गई है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट स्माइल के अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के साथ पीईईओ द्वारा प्रदेश भर में 20,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विषय के लिए 30 से 40 मिनट की सामग्री के वीडियो तैयार किए गए हैं और ये वीडियो ग्रेड 1, 2, 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12वीं कक्षा के स्तर के तैयार किए गए हैं। इस सामग्री की समीक्षा के लिए राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। अब हम बात करने वाले हैं 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण के बारे में। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख किसानों को वर्ष 2020-21 में 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाएगा। खरीफ सीजन में ऋण वितरण की शुरुआत 16 अप्रैल 2020 से शुरू की गई है। श्री आंजना ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए खरीफ सीजन में दिए जाएंगे और 6,000 करोड़ रुपए रबी सीजन में वितरित किए जाएंगे। इस वर्ष किसानों को खरीफ फसली ऋण के तहत 25% तक फसली ऋण बढ़ाकर दिया गया है। इस वर्ष भी 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वितरित होने वाला अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ सीजन में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक दिया जाता है तथा रबी के सीजन में 1 सितंबर से 31 मार्च तक किसानों को वितरण किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन होने के कारण ऋण का वितरण 16 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बारे में। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू होने एवं वर्तमान कोविड 19 परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय आमजन के समस्त उपचार की सुविधा के लिए राजकीय गणगौरी बाजार अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल में घोषित किया गया है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के संकट से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए एक व्हाट्सएप चैटबॉट का लोकार्पण किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों से इस व्हाट्सएप चैटबॉट का अधिकाधिक उपयोग करते हुए कोरोना संकट से बाहर आने में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रदेश का पहला व्यापक चैटबॉट है जो नागरिकों व स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण व राज्य विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। यह चैटबॉट नागरिकों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ प्रदेश भर की गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग करते हुए उनके सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करवाने में भी सहायता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस चैटबॉट का उपयोग करने के लिए आपको
https://wa.me/ कोई भी आपका मोबाइल नंबर है तो उससे आपको यहाँ पर 911412225624 क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट इक्वल टू हाई पर क्लिक करके लिंक पर क्लिक करना है या आप अपने व्हाट्सएप से 911412225624 नंबर को सेव करके हाई भेज सकते हैं। अब बात करते हैं मुफ्त बीज के बारे में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के लाखों किसानों को कोरोना संकट के दौर में बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए मक्का और बाजरा के प्रमाणित बीज निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री गहलोत ने इसके लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणित बीजों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम के मिनी किट और सभी बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख किसानों को 1.5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य बीज निगम को राष्ट्रीय बीज निगम से खरीफ सीजन 2020 के लिए सोयाबीन के 26,000 क्विंटल प्रमाणित बीज और 14,000 क्विंटल सोयाबीन के आधार पर आधार बीज की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हम बात करने वाले हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बारे में। कोविड-19 महामारी के खतरे से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान राज्य के कई कस्बों और शहरों में वायु की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। लॉकडाउन के कारण यात्रा पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध और वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों सहित गैर आवश्यक गतिविधियों को बंद करने से यह सुधार देखने को मिला है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयल ने बताया कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में परिवहन, उद्योग, बिजली संयंत्र, निर्माण गतिविधियां, बायोमास का जलना, डस्टी सस्पेंशन और अन्य आवासीय गतिविधियां शामिल की जाती है। मंडल अपनी जयपुर में 3 और अलवर, अजमेर, भिवाड़ी, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर में स्थित एक-एक सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAAQMS के नेटवर्क के माध्यम से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। राज्य की वायु गुणवत्ता पर लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रमुख प्रदूषकों जैसे PM10 और पीएम 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे मापदंडों का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के लिए 15 से 21 मार्च की प्री लॉकडाउन अवधि और 22 मार्च से 7 अप्रैल की लॉकडाउन अवधि के डेटा का उपयोग किया गया है। अध्ययन से निकले प्रमुख निष्कर्षों की जानकारी देते हुए श्री गोयल ने बताया कि लॉकडाउन से राज्य में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। सभी स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अब संतोषजनक हो गया है, जो पहले खराब से संतोषजनक था। इन स्टेशनों पर AQI में 21 शास्त्री नगर जयपुर से 68 भिवाड़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र 3% की के बीच कमी आई है। यानी शास्त्री नगर जयपुर में 21% की कमी आई है और भिवाड़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र थर्ड में 68% की कमी आई है। भिवाड़ी के AQI में दिखा अधिकतम सुधार। इसके लिए श्री गोयल ने बताया कि भिवाड़ी में औद्योगिक गतिविधियों को बंद करने, वाहनों के आवागमन में कमी और सड़क की धूल का रीसस्पेंशन में भारी कमी होने के कारण AQI में अधिकतम सुधार देखा गया है। भिवाड़ी में PM10, PM2.5 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे प्रमुख प्रदूषकों के संदर्भ में भी लगभग 70% की कमी देखी गई है। अन्य शहरों में जहां वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वाहनों से होने वाला प्रदूषण और सड़क की धूल का रिसस्पेंशन होने का कारण प्रमुख प्रदूषकों में 27 से 73% तक की महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। PM 2.5 की कमी लॉकडाउन के बाद के दिनों में अधिक स्पष्ट है, जो लॉकडाउन के प्रभावी परिवर्तन और ज़्यादातर स्थानों पर परिवेश के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रदूषकों के बेहतर फैलाव के कारण हो सकता है। रिपोर्ट के दूसरे भाग में
पोस्ट लॉकडाउन से उत्पन्न वायु गुणवत्ता का 8 अप्रैल से 19 अप्रैल 2020 तक की अवधि का अध्ययन कर विश्लेषण किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी इस दूसरी रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में वायु गुणवत्ता का विश्लेषण प्री लॉकडाउन एवं पोस्ट लॉकडाउन अवधि का किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्री लॉकडाउन अवधि की तुलना में अब हवा की गुणवत्ता में सभी शहरों में संतोषजनक इजाफा हुआ है। अभी दूसरे लॉकडाउन की अवधि में भिवाड़ी और अलवर को छोड़कर सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पोस्ट लॉकडाउन फर्स्ट से पोस्ट लॉकडाउन टू तुलना में अलवर और कोटा के अलावा सभी शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर थोड़ा खराब हुआ है। पोस्ट लॉकडाउन टू ने भिवाड़ी को छोड़कर सभी शहरों का औसत वायु सूचकांक अभी संतोषजनक अथवा अच्छी श्रेणियों में है। हालांकि भिवाड़ी में गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी की हुई है, परंतु फिर भी यह प्री लॉकडाउन से बेहतर है। अजमेर में लॉकडाउन 2 के तहत PM10 की एकाग्रता आमतौर पर सभी शहरों में बढ़ी है, सिर्फ अजमेर, अलवर और कोटा स्टेशंस को छोड़कर। वहीं PM2.5 के स्तर में भी लॉकडाउन 2 अजमेर, अलवर और जोधपुर को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों पर वृद्धि हुई है। जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के मामले में भी सभी शहरों में वायु में एकाग्रता कम हुई है। वहीं जयपुर के शास्त्री नगर में ये मामूली रूप से थोड़ा सा बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं कोरोना रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लान। क्या होता है कंटेनमेंट प्लान? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के प्रारंभिक पॉजिटिव प्रारंभिक पॉजिटिव मिलने के तुरंत बाद से ही कंटेनमेंट प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। रोगी के घर के 1 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगाया जाता है एवं 3 किलोमीटर परिधि तक कंटेनमेंट जोन तथा 5 किलोमीटर तक बफर जोन बनाकर सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आते ही रोकथाम के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्क्रीनिंग का कार्य करने हेतु ANM, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सघन प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के उपरांत स्वास्थ्य विभाग की यह टीमें 2 मार्च को पहला मामला आने के तत्काल बाद से ही निरंतर प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। कोरोना का रैपिड टेस्ट करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 17 अप्रैल 2020 से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। पहले दिन जयपुर की तोफखाना आदेश जाजू डिस्पेंसरी शहरी स्वास्थ्य केंद्र में 52 लोगों का सैंपल लिया गया है। रैपिड टेस्ट करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि पहले दिन 60 जांच की गई जो सभी नेगेटिव पाई गई है। उन्होंने बताया कि रैपिड टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसलिए PCR टेस्ट की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कोरोना जांच के लिए लैब स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया गया है। जनसंख्या तथा औद्योगिक इकाइयां ज्यादा होने के कारण सबसे पहले अलवर में ये लैब स्थापित की जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं शेयरिंग केयरिंग 7428518030 हेल्पलाइन नंबर के बारे में। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि जयपुर जिला प्रशासन ने JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय अजमेर रोड की फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन और विद्यार्थियों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 17 अप्रैल 2020 से समर्पित निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा शेयरिंग केयरिंग शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर 7428518030 पर उपलब्ध यह सेवा लॉकडाउन और आने वाले कुछ माह में शहर के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का सहारा बन रही है जिन्हें इन दिनों शारीरिक अक्षमताओं, संक्रमण के भय, सोशल आइसोलेशन के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है। बुजुर्गों के हित में कार्य करने वाली विभिन्न प्रोफेशनल संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक फैकल्टी स्टाफ, सीनियर छात्र और वॉलंटियर्स द्वारा
संचालित की जाने वाली इस हेल्पलाइन पर न केवल बुजुर्गों की काउंसलिंग की जाती है, बल्कि उनकी दवा, चिकित्सा, किराना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में माध्यम से काम किया जा रहा है। यह हेल्पलाइन जिला प्रशासन एवं समाज की विभिन्न एजेंसियों, आवश्यक सुविधाएं देने वाले व्यवसायियों एवं स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आई इस कठिनाई को कम करने में कारगर साबित हो रही है। जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति डॉक्टर रोशन लाल रैना ने बताया कि हेल्पलाइन में भारत में बुजुर्गों के लिए काम करने वाली राष्ट्रव्यापी संस्था समर्थ कम्युनिटी का भी इसमें सहयोग लिया गया है, जो कुल 110 शहरों में जानकारी, मार्गदर्शन और कॉल पर बुजुर्गों की सेवा एवं सहयोग कर रही है। समर्थ कम्युनिटी वर्तमान में 100 से ज्यादा सहयोगियों के माध्यम से लगभग 40 शहरों में दवाओं, प्रावधानों, स्वास्थ्य देखभाल, संकट के समाधान एवं आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करते हुए बुजुर्गों की देखभाल कर रही है। हेल्पलाइन द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला, आइसोलेशन के शिकार बुजुर्गों को धैर्यपूर्वक सुनना एवं वरिष्ठ नागरिकों से सार्थक संवाद करना है। दूसरा है, आवश्यकता होने पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श की व्यवस्था की गई है। तीसरा है, किसी दवाई, रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आवश्यकता होने पर प्रशासन द्वारा स्थापित सहायता केंद्रों अथवा उनके निकटतम मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर के माध्यम से पूर्ति करवा रही है। चौथा है, बुजुर्गों के लिए रुचिकर एवं लाभदायक कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कैसे सुरक्षित रहे इसके बारे में बताया जा रहा है। ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करने, अलग रहकर भी सामूहिक गतिविधियों और दोस्तों के साथ संपर्क करने का तरीका बताया जा रहा है। प्रशासन की घोषणाओं व सूचनाओं से अवगत रहना आदि के बारे में भी बताया जा रहा है। किस तरह कार्य करेगी हेल्पलाइन शेयरिंग केयरिंग, इसके बारे में। हेल्पलाइन में दो तरह की टीमें संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। पहली टीम कॉल टीम होगी, जो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल प्राप्त करती है, वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत या समस्या को समझती है, उनके साथ संवाद एवं काउंसलिंग करती है और प्रमाणिक स्रोतों से वांछित जानकारी प्रदान करती है। यदि उन्हें किसी आवश्यक सेवा जैसे दवाइयाँ, भोजन, चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता या तत्काल सहायता चाहिए तो अधिकृत एजेंसी को सूचित भी करती है। दूसरी टीम सेवा प्रदाता टीम होगी, जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत सरकारी एवं निजी एजेंसियों एवं संस्थानों जैसे प्रशासन द्वारा स्थापित सहायता केंद्र, फार्मेसी, किराने की डिलीवरी, डॉक्टर, परामर्शदाता और ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने वाले मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ ही ऑनलाइन एवं ऐप आधारित सेवा प्रदाताओं एवं स्थानीय दुकानदारों के साथ समन्वय स्थापित करती है। इसके बाद वह सेवा या सामग्री निशुल्क अथवा निर्धारित दरों पर सशुल्क होने की स्थिति में इन सेवा प्रदाताओं द्वारा बुजुर्गों तक पहुंचा दी जाती है। साथ ही अधिकृत एजेंसी के साथ फॉलो अप करती है, वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी देने जैसे कार्य भी करेगी। अब हम बात करते हैं राज कोविड इन्फो ऐप के बारे में। कोविड 19 के कारण क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की जियो फेंसिंग और ट्रैकिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राज कोविड इन्फो नामक ऐप विकसित की गई है। इसे राज कोविड इन्फो डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन स्लेश मोबाइल ऐप स्लेश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के लिंक पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है, या आप इसको राज कोविन इन्फो गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप मोबाइल फ़ोन की जीपीएस लोकेशन तकनीकी का प्रयोग कर क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने की दशा में प्रशासन को रिपोर्ट भेजता है तथा क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को भी अलर्ट भेजता है। जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर के एसीपी उप निदेशक श्री रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ऐप का प्रयोग कर नियमित अंतराल पर सेल्फी क्लिक करके भेजनी होती है। सेल्फी नहीं भेजने की स्थिति में ऐप द्वारा संबंधित व्यक्ति को उसके फोन पर नोटिफिकेशन भेजा जाता है। आमजन भी इस ऐप का प्रयोग कर अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सेहत एवं कोरोना के लक्षणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में स्वास्थ्य अभिकर्ता द्वारा रैपिड परीक्षण के समय ही रोगी या व्यक्ति के रैपिड टेस्टिंग किट से परीक्षण की सूचनाएं दर्ज करने का फीचर भी शुरू किया गया है। यह ऐप पॉजिटिव केस, ठीक हुए व्यक्तियों, गंभीर बीमार व्यक्तियों के आंकड़ों के साथ साथ प्रेस रिलीज, लैब्स किए गए जाने योग्य एवं नहीं किए जाने योग्य बातों की सूचनाएं भी उपलब्ध करवाता है।
अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना अर्थात मनरेगा योजना। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी दर 199 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन की गई है तथा मेट व कारीगर के लिए भी मजदूरी दर को 213 रुपये से बढ़ाकर 235 रुपये प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मजदूरी की दर की बढ़ोतरी से कोरोना लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। श्री पायलट ने बताया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य समय को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने नरेगा कार्यस्थल पर मेट व श्रमिकों सहित सभी को मास्क पहनकर आने, श्रमिकों के दिन में 4 बार साबुन से हाथ धुलवाने तथा कार्य एवं भोजन अवकाश के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं। अब हम बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस पर ऑनलाइन कार्यशाला के बारे में। 22 अप्रैल 2020 को विश्व ने पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। वर्तमान समय में ये एक बहुत ही विशेष दिवस बन जाता है क्योंकि विश्वव्यापी महामारी ने हम सबको इस पृथ्वी के संसाधनों के बारे में एवं इसकी क्षमता के बारे में नई तरह से सोचने को मजबूर किया है। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के निदेशक डॉक्टर एनसी जैन ने बताया कि संस्थान द्वारा इस प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 22 अप्रैल 2020 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आमजन में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य हमारे छोटे छोटे कामों से पृथ्वी को बचाना है। सेव अर्थ थ्रू आवर स्मॉल एक्शंस। यह कार्यशाला फेसबुक लाइव के फेसबुक पेज ग्रीन विजन ऑफ जयपुर फेसबुक स्ले ये कॉम स्लेश ग्रीन विजन ऑफ जयपुर के माध्यम से सुबह 11:30 से 12:30 के बीच आयोजित की गई थी। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, निदेशक राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशासन संस्थान के द्वारा। अब हम बात करते हैं कोबास 8800 मशीन यानी 8800 मशीन क्या है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कोबास 8800 मशीनों की खरीदने के आदेश दे दिए हैं। यह मशीन एफडीए अर्थात फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका से अनुमोदित है। इससे जयपुर और जोधपुर जिलों में वर्तमान में से लगभग 3000 ज़्यादा जांचें की जा सकती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश में राजस्थान और तेलंगाना केवल 2 ऐसे राज्य हैं जो इस मशीन को खरीद रहे हैं। इस मशीन से आरएनए एक्सट्रैक्शन और आरटी-पीसीआर दोनों टेस्ट एक साथ किए जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से टेस्ट संभव है। अब हम बात करते हैं ब्यावर आसीन मांडल नेशनल हाईवे के बारे में। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 ब्यावर आसीन मांडल को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक के वित्तीय सहयोग से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 87 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन में पेव्ड शोल्डर में विकसित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 2 पैकेज में कुल 412.95 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। श्री पायलट ने बताया कि राजमार्ग पर 2 मेजर और 5 माइनर पुलों सहित एक आरओबी का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा 104 जंक्शन सुधार, 7 वीयूपी अंडरपास तथा छोटे गांवों में बाईपास सड़कों का निर्माण भी इस कार्य में शामिल है। श्री पायलट ने बताया कि ब्यावर से आसीन तक 44 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 216.72 करोड़ रुपए तथा आसीन से मांडल तक करीब 43 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 196.23 करोड़ रुपए का व्यय होगा। श्री पायलट ने कहा कि इस राजमार्ग के विकसित हो जाने के बाद जोधपुर, पाली, नागौर सहित कई अन्य कस्बों का भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा से सीधा संपर्क हो जाएगा। इसका लाभ पाली, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ में सीमेंट, कपड़ा एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा तथा परिवहन सुलभ हो सकेगा। अब हम बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स प्रोत्साहन स्कॉलरशिप योजना के बारे में। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को कोरोना वॉरियर्स प्रोत्साहन स्कॉलरशिप योजना का पोस्टर 28 अप्रैल 2020 को यहां राजभवन में भेंट किया गया है। अपैक्स यूनिवर्सिटी द्वारा ये योजना उनके विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए आरंभ की गई है। राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल ने छात्रवृत्ति योजना का ये पोस्टर राज्यपाल श्री मिश्र को भेंट किया है। विश्वविद्यालय ने इस योजना में 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, अपेक्स यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया पोस्टर। अब हम बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के बारे में। इसके तहत विद्यार्थी हित में राज्य स्तर पर विषयवार शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार किए जाने की शुरुआत की गई है। राज्य के शिक्षकों को शाला दर्पण पर पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन सामग्री तैयार कर 10 मई तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रत्येक विषय में श्रेष्ठ 50 प्रविष्टियों के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार होने वाली नवीन अध्ययन सामग्री निर्माण में इन शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्माइल परियोजना के से पृथक इस नवीन ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन योजना का मकसद यह है कि राज्य स्तर पर विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन अध्ययन सामग्री बृहद स्तर पर तैयार हो सके। श्री डोटासरा ने बताया कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री किसी स्तर पर तैयार की गई है अथवा जो तैयार करने में रुचि रखता है, उन्हें विशेष रूप से इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विषय अध्यापकों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रेषित करने के लिए शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर में जाकर स्टाफ लॉगिन करना होगा। वहां उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन कर शिक्षकों को अपने द्वारा तैयार ऑनलाइन अध्ययन सामग्री की वीडियो, ऑडियो अथवा किसी अन्य फॉर्मेट में अधिकतम 3 मिनट की सामग्री का हाइपरलिंक उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया है कि वे अधिकाधिक शिक्षक अध्ययन सामग्री तैयार कर शाला दर्पण पर आवेदन करें। शिक्षा राज्य मंत्री श्री डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 से कक्षा 6 से 9 एवं 11 में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होनी हैं। इसे ही ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं के लिए तैयार की जाने वाली अध्ययन सामग्री संबंधित पाठ्यक्रम अनुसार तैयार की जाए। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के बारे में। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की पहली बैठक में 8 परियोजनाओं के लिए 4.32 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर लॉन्च इस नीति के अंतर्गत अब तक लगभग 60 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं। प्रमुख शासन सचिव कृषि श्री नरेश पाल गंगवार की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2020 को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक एवं सदस्य सचिव श्री ताराचंद मीणा ने बताया कि नीति के अंतर्गत अब तक 6.35 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं में 1.58 करोड़ रुपए का अनुदान जिला स्तरीय समितियों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसकी प्रथम किस्त भी लाभार्थियों को जारी की जा चुकी है। राज्य स्तरीय बैठक में 30 अप्रैल 2020 को 18.29 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं पर विचार किया गया है। उनमें से 15.94 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं में 4.32 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत करने तथा शेष 2 प्रकरण अपूर्ण होने के कारण उन्हें आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें 3 परियोजनाएं जोधपुर जिले की महिला किसानों की ओर से स्थापित की जा रही है। महिला काश्तकार गोमी देवी को वेयर हाउस के लिए 87.50 लाख रुपए, नारायणी देवी को मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 75.97 लाख रुपए एवं मुन्नी सांखला को लहसुन प्याज डिहाइड्रेशन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। श्री मीना ने बताया कि स्वीकृत की गई योजनाएं वेयर हाउस क्लीनिंग, ग्रेडिंग, दूध प्रसंस्करण, प्याज सुखाने आदि से संबंधित है। श्री गंगवार ने योजना के अंतर्गत कृषकों एवं उनके संगठनों को निवेश राशि का 50% एवं अन्य उद्यमियों को 25% पूंजीगत अनुदान तथा 5 से 6% ब्याज अनुदान के प्रावधान का अधिकाधिक लाभ इच्छुक उद्यमियों को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, उनमें रोजगार का सृजन करने एवं किसानों को होने वाली फसलोत्तर हानि में कमी कर उन्हें बाजार के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने पर बल दिया है। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। एक बार फिर से मैं वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।